हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मेरे साथ दक्षिणा के ई क्लासरूम में आज आपका फिर से बहुत स्वागत है। और बेटा आज का नया चैप्टर, नया टॉपिक और प्लांट फिजियोलॉजी का मुझे कहना चाहिए प्लांट फिजियो का फर्स्ट चैप्टर। प्लांट फिजियो में क्या था कि आपके चैप्टर्स की बात करी जाए तो फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ये तीन वो चैप्टर थे जिन चैप्टर्स के अंदर से बेटा मैंने आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं, ये आपको दूसरे वाले सर ने पढ़ाए। उम्मीद है आपको सब समझ आए, आपको इंटरेस्टिंग लगे हैं तीनों चैप्टर्स आपको पढ़ने में और समझ आने में। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ आपको मस्त तीनों से एकदम मज़ेदार तरीके से आपको बढ़िया से समझ आया होगा। अब बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के ये दोनों चैप्टर्स बचे। मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं, ये आपके पास जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये जो बुक आपके सामने है, ये आपकी बाइबल है। बाइबल आपकी भगवत गीता, आपकी कुरान है। जो भी आप कुछ भी फॉलो करते हैं, व्हाटसोएवर यू मे लाइक, इट इज़ दैट। कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी को करेंगे एंड ये बात गारंटीड है कि एनसीईआरटी सही तरीके से करते अगर आप चलेंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन की क्लियर करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। अपनी स्ट्रैटेजी रीएडजस्ट करते हुए बेटा मैंने पिछले कुछ चैप्टर्स है आपको यही किया है कि वी हैव स्टक टू एनसीईआरटी। हमने एनसीईआरटी के साथ स्टिक किया है। एसएनसीईआरटी मतलब वी हैव स्टिक्ड टू एनसीईआरटी। हमने एनसीईआरटी की चीज़ें को पढ़ी है, एनसीईआरटी को ही पढ़ा है ताकि एनसीईआरटी समझना, देखना और बाकी सब चीज़ें हमारे लिए हो जाएं आसान। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं करेंगे, ना ही ज़रूरत है। कुछ अगर ज़रूरत मेरे को लगती है ऑन दी माई पार्ट, दैट इज़ व्हाट आई विल बी टेलिंग यू। अदरवाइज आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी वैसे ही चलती आएगी जैसे अभी तक चलती आ रही है, वैसे ही फोड़ते रहोगे जैसे अभी तक फोड़ते रहे हो। और आज फिर नए जो जुनून से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बेहद सिंपल, 6 लेक्चर का पूरा चैप्टर एक बार में फिनिश हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। बैक टू बैक आज चैप्टर आप फॉलो कीजिए। हम इस चैप्टर के अंदर नोट्स बहुत ही कम बनाएंगे, इनफैक्ट इस चैप्टर के कुछ खास नोट्स है भी नहीं। इस चैप्टर में जो बात पूरी की पूरी है वो है एनसीईआरटी का रीडिंग। तो इस चैप्टर की बेटा हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको समझाते रहूँगा किस चीज़ का मतलब क्या होता है, उसको फिनिश ऑफ करेंगे और हम अपनी कहानी एक बार निपटा के ही उठेंगे। तो आओ करते हैं स्टार्ट। क्या कहता है ये चैप्टर, क्या है इस चैप्टर की पूरी कहानी, आओ मेरे साथ देखो। सबसे पहले यहाँ पे कैल्विन याद है आपको कुछ, इन्होंने यही थे वो जिन्होंने C3 साइकिल दी थी। कैल्विन प्रपोज द प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये था वो इंसान जिस बंदे ने बायो को, बॉटनी को हमारे लिए आसान कर दिया था। मस्त आदमी था। सोचो किसी दिन तुम्हारी फोटो लगी हो, क्या मजा आएगा ना। यहाँ तुम दिखाओगे भाई ये देखो हमारी फोटो एनसीईआरटी में लगी है, किसी दिन हमने यही किताब पढ़ी थी एमबीबीएस करने के लिए और आज हमारी यही फोटो लगी। बेटा इतना महान बनना, इतना बढ़िया काम करना है जीवन में, इस तरीके से चलना है, चल पाए, कर पाए, देख पाए, बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई विल रियली लाइक इट किसी दिन अगर मैं आप लोगों की फ़ोटो मुझे एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, मज़ा आ जाएगा। ये मेरे बच्चे। तो चलो बाकी बातें करते हैं, इस चैप्टर की कहानी शुरू। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल लेक्चर होगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हम बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे और आपको कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स की भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे देनी है। देखो क्या है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो बेटा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको समझाता हूँ कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है क्या। अब देखिए प्लांट में क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। पहली बात, हम ये प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द बात अराउंड द सेल होगी। सेल तो एनिमल और प्लांट दोनों में मिलता है। इनफैक्ट अगर आप सेल ऑब्जर्व कीजिए तो आपको सबके सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में सेल है। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। आज प्रिडोमिनेटली हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये वाला जो पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, ये पोर्शन हम बात करेंगे स्पेसिफिकली प्लांट्स की, बट यहाँ पे पढ़ाए हुए कंसेप्ट बेटा प्लांट, एनिमल और जितने भी आपके पास पूरे 5 किंगडम में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर यहाँ पे मिलने वाले जो आपके पास कहूँगा कि कंसेप्ट हैं वो हर जगह, यहाँ पे मिलने वाले कंसेप्ट हर जगह लगेंगे। तो अब बेटा करते हैं शुरू, पढ़ते हैं धीरे धीरे, आसानी से, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी मतलब सोचा है, ऐसे सोचा बस ये बोलूँगा, सोचा है कभी कि पानी किस तरीके से प्लांट के टॉप पे पहुंचता है, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, वेदर all substances move in similar way in the same similar direction, or whether metabolic energy is required for moving substances। एनसीईआरटी बेटा देखो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा ना,
एनसीईआरटी अपने कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स करता रहेगा। +2 की एनसीईआरटी के पढ़ोगे सेंटेंसेस तो आपको +1 के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। तो मैं कहता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए तैयार हूँ। सुनो, सुनने के लिए सबसे पहले ये देखो कि आपके पास इस तरीके से ये फोटो बना रखी है और ये फोटो कुछ मैंने घर की बना रखी है, गई फोटो। इस फोटो के अंदर आपके पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और यहाँ पे ऊपर है टंकी, वाटर टैंक। टंकी मतलब वाटर टैंक। यहाँ पर है मोटर और ये मोटर ने क्या किया, वाटर सोर्स में से पानी लिया और इधर ऊपर छत के ऊपर लगी हुई टंकी एट छत, रूफ। ठीक, तो इस मोटर ने पानी को इस तरीके से पंप किया और यहाँ रख दिया। इतना समझते हो बेटा? क्या यही चीज़ आप देखते हो कि कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके से 2-2 फ्लोर से भी ऊंचे होते हैं। इस तरीके से मैं प्लांट बना रहा हूँ, समझ लो इस तरीके से प्लांट। तो प्लांट का भी वाटर सोर्स जो है वो नीचे है, ये वाटर सोर्स बड़ा नीचे है। अब प्लांट को यहाँ तक पानी भेजना है क्योंकि प्लांट ऊपर से कभी डायरेक्टली, अगर बारिश भी होती है ना, तुम कहो सर बारिश हो गई तो प्लांट के टॉप को पानी मिल जाएगा, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि पानी प्लांट के सरफेस से कभी एब्जॉर्ब नहीं होता है, पानी हमेशा नीचे से एब्जॉर्ब होता है। तो अब आपको एक भयंकर, एक स्ट्रॉन्ग, एक भारी मोटर लगानी पड़ती, आपको एनर्जी खर्च करना पड़ता, यानी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ता, तब जाके वाटर की जो मूवमेंट थे वो नीचे से लेकर ऊपर तक होती। क्या वाटर सोर्स को ऊपर से यहाँ तक यहाँ पहुँचाने में एक प्लांट के अंदर क्या आपको मोटर की ज़रूरत है? नहीं, वाटर में तो कोई भी मोटर नहीं होती। जब बेटा वाटर में कोई भी मोटर नहीं होती तो ये वाटर कह रहा, प्लांट में कोई मोटर नहीं होती तो ये प्लांट किस तरीके से काम चलाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपने कभी सोचा किस तरीके से एक पानी प्लांट के टॉप तक पहुंच जाता है? ठीक, और सब्सटेंसेस, ऐसा भी तो, ये भी तो हो सकता है। देखो चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट नीचे से लेकर ऊपर भी तो हो सकता है, या फिर एक सेल से लेकर दूसरे सेल में। एक सेल है, 2 सेल आपस में बगल में बैठे, उनके बीच में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, ये भी तो। ट्रांसपोर्ट टाइप किस टाइप का हो रहा है, हाउ हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ों का हो रहा है, हमें ये सब भी तो देखना है। ट्रांसपोर्ट सेम चीज़ों का हो रहा है कि नहीं, क्या इसको ये कुछ और दे रहा है, ये इसको कुछ और दे रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट को लेके सारी की सारी कहानी, ये सब हमारे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। Plant need to move molecules over a long distance, much more than animals do. They also do not have circulatory system in place. अब प्लांट्स की कहानी और एनिमल्स की कहानी में क्या फ़र्क है? हम लोगों में हमने सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा और जाना कि यार ये हार्ट ने दिल दिल धड़कन धड़कन करी और पूरे के पूरे बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड था वो फैल गया, वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो गया। अब ये प्लांट के केस में ना बेटा ब्लड तो है नहीं, प्लांट के केस में इस तरीके से ये हमारे पास ये भी नहीं है, तो उनका दिल भी नहीं टूटता है, उनके पास ये भी नहीं है, तो प्लांट के पास स्पेसिफिकली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं। और हमारी बॉडी, आप अपनी हाइट देखो यार, 5-6 फुट, 6 फुट, मैक्सिमली 6.5 फुट, इससे ऊपर तो हाइट नॉर्मली नहीं मिलती आदमी की, लेकिन प्लांट की हाइट 6.5 फुट तो बेटा कुछ भी नहीं होती। प्लांट तो कई कई फुट होते हैं, मतलब 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, 100 फुट तक भी जाते हैं प्लांट। इतनी ऊंची ऊंची एरियाज तक प्लांट को पंप कर रहा है, तो कैसे करेगा प्लांट पंप? वाटर टेकन अप बाय द रूट has to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem. जो नीचे से पानी absorb हुआ उसको ऊपर तक पहुंचना है। The photosynthetes or food synthesized by the leaves also have to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil. खाना जो इस तरीके से एक लीफ में बना है, तो इस प्लांट में खाना ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर रूट टिप्स तक भी पहुंच जाना चाहिए। ये बात कह रहा है, समझ पा रहे हो? Movement across short distance, say within the cells, across membranes and from cell to cell within the tissue also has to take place.
इतना दूर दूर का मूवमेंट जो होना है, पानी का, खाने का, ये सब तो होना है। इसके अलावा जो पास पास की मूवमेंट है, एक मेम्ब्रेन के क्रॉस, मेम्ब्रेन से इधर या इधर, एक सेल इधर पड़ा है, सेल में बाहर से कोई सामान बाहर से अंदर जाना है या अंदर से कोई सामान जाना है, ये हो सकता है, या एक सेल से दूसरे सेल से निकल के इस तरीके से सामान का ट्रांसपोर्ट, तो ये सब भी तो ट्रांसपोर्ट होता ही है। To understand some of the transport processes that takes place in plant, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of cell and the anatomy of the plant body. बेटा खुद दिमाग लगाओ, आपको अब ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। अब आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो मैं अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों का मेन कहता हूँ, वाटर और फूड। बेटा वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? जाइलम। फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले क्या आएगा? फ्लोएम। दैट मीन्स आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में याद होना चाहिए। तो अब आप क्या काम करेंगे? आप जाइलम एंड फ्लोएम इन दोनों के कंपोनेंट्स लिख डालेंगे। चार चार कंपोनेंट्स होते हैं ना दोनों में, अब दोनों के इन दोनों के ये चारों कंपोनेंट जाइलम एंड फ्लोएम के बेटा लिख डालेंगे। ये अभी का काम है। आप वीडियो पॉज कीजिए और वो लिखना शुरू कीजिए। To understand some of the transport processes that take place in plant, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of the cell and anatomy of the plant body. We also need to revisit our understanding of diffusion besides gaining some knowledge about chemical potential and ions. Also बेटा diffusion को लेके मैंने आपको सेल चैप्टर में जो बातें पढ़ाई थी आप उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक यहाँ पे जो मैंने एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ बताया, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ एनसीईआरटी का बोला गया इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ दो काम जो आपको लेक्चर होल्ड करके अभी करने। एक तो सेल चैप्टर के नोट्स खोलो और जल्दी से मैंने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन जो पढ़ाया था उसको पढ़ो, और दूसरा जाइलम एंड फ्लोएम की जो कंपोजिशन है अगर वो आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो जल्दी से उसको देख के लिख डालो। ये काम जल्दी से करो, फिर आगे करते हैं स्टार्ट। When we talk of movement of substances, we first need to define what kind of movements are we talking about. The movement की बात कर रहे हैं तो किस किस्म के movement हमें समझाना पड़ेगा, and also what substances are we looking at. पढ़ते रहो। In a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients, and plant growth regulators. बेटा किसी भी प्लांट में पानी, minerals, ऑर्गेनिक सामान खाना पीने का, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? सबसे सिंपल शब्दों में कहूँगा प्लांट हॉर्मोन्स। और आपसे पॉइंट पूछूं तो बेटा इससे पहले वाले जो लेक्चर सीरीज में आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े, मुझे लगता है आपको वो बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport। बात मुद्दे की है कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट करना हो स्मॉल डिस्टेंसिंग का तो आपके पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आ जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, डिफ्यूजन आ जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्या चलता है? ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रोसीड्स थ्रू अ वस्कुलर सिस्टम, द जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना हो तो आप किसके माध्यम से करेंगे? ट्रांसलोकेशन के माध्यम से करते हैं। Done. An important aspect that needs to be considered is the direction of transport. इन सब कहानियों के बीच में जो बात मुद्दे की ये है, आपको डायरेक्शन पे फोकस करना है। जब बच्चे एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है या यहाँ से यहाँ वापस आता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस देखते हैं, या फिर प्लांट में टॉप और बॉटम। प्लांट में जब हम ये देखते हैं तो प्लांट में इस तरीके से भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। हमें डायरेक्शन का ज़रा फर्क होता है। बेटा डायरेक्शन जो ट्रांसपोर्ट का होता है वो किस डायरेक्शन में होगा? ये बहुत सारे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, यानी फ्लो का जो डायरेक्शन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या इनफैक्ट बोलता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये फ्लो का जो डायरेक्शन है ये कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं? क्यों कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करती है? हमें पता है डिफ्यूजन मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ये बात पता है? यस, सबको मालूम है कि डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। मुद्दा है क्यों, बात है क्यों
क्यों ऐसा होता है, इस बात पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रूटेड प्लांट्स। जिन प्लांट्स में रूट्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जो जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम में वाटर और मिनरल्स का होता है। बेटा यहाँ से आपका एक आंसर होता है कि जाइलम के थ्रू क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप कहेंगे वाटर एंड मिनरल्स। ये आपके सामने बना हुआ है। इन प्लांट water and minerals which is transported by xylem is essentially unidirectional। जब आपको जाइलम पढ़ाया था बेटा, आपको ये वाली बात समझाई थी कि जाइलम में जो मूवमेंट्स होती है, यानी जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी कहता है इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम। रूट से स्टेम की तरफ को, क्या ऊपर से नीचे की तरफ वाटर एंड मिनरल्स का, यानी सब छोड़ो, ऊपर से नीचे की तरफ जाइलम ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं, ट्रांसपोर्ट जाइलम का नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा हमेशा। ये वाली बात आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स synthesized in the photosynthetic leaves are exported to all other parts of plant including the storage organs। और ये स्टेटमेंट बेटा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देता है कुछ पॉइंट्स के बारे में। क्या है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग? देखो इधर मेरे साथ क्या बताना चाह रहा हूँ। प्लांट, ओके, ये प्लांट ने नॉर्मल सर्कमस्टांस में, कब? नॉर्मल टाइम्स। नॉर्मल टाइम्स में क्या है, ये प्लांट है, ये इस तरीके से इसका पूरा का पूरा स्टेम है और यहाँ पे ये ग्राउंड है और इधर एक लीफ है। हम कहते हैं इस प्लांट में, लीफ में हुआ फोटोसिंथेसिस। जब लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ तो फूड यहाँ से बना, यहाँ पर फॉर्म हुआ और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के पास मूव किया। प्लांट में लीफ से दूसरे एयर फ्लावर्स में गए, स्टेम में गया, इनफैक्ट रूट्स में भी गया। और इसके साथ साथ कहाँ गया? याद रखिएगा, वर्ड है स्टोरेज ऑर्गन्स। क्या? स्टोरेज ऑर्गन्स। ये सारा का सारा खाना स्टोरेज ऑर्गन से अलग अलग एरियाज में भी गया। क्योंकि ये जो खाना बना है ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है और ये ध्यान रखिएगा किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। ये वाले पॉइंट पहला। अब फ्लोएम के थ्रू ऐसा वाला ट्रांसपोर्ट हुआ, हमें बात क्लियर होती है। अब जरा आप देखिए, इन दी टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम, जब पतझड़ हो जाता है, जब ऑटम होता है, तो ऑटम के दौरान समझ लो आपके पास इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लांट है। इसको समझाते हैं दोबारा। ऑटम के दौरान की बात कर रहे हैं बेटा, इस प्लांट के पास लीव्स तो नहीं है, तो लीव्स नहीं है तो समझ लो ये रूट जो था वो प्लांट का एक तरीके से स्टोरेज ऑर्गन था। समझ लीजिए रूट के दौरान, तो रूट जो था वो इस तरीके से स्टोरेज ऑर्गन, ये जो रूट था हम मान लेते हैं कि ये स्टोरेज ऑर्गन था। अगर रूट स्टोरेज ऑर्गन है तो फूड स्टोर करके रख रहा है। तो ये रूट क्या काम करता है? इस टाइम खाना यहाँ से यहाँ प्लांट के ऊपर वाले एरियाज में, रूट से खाना प्लांट के ऊपर एरियाज में जा रहा है, यानी फ्लो ऑफ फूड, जिसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे अब फ्लो ऑफ फूड देखिए बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। तो क्या हमारा ऐसे मूवमेंट को मल्टी डायरेक्शनल कहना 100% सही होगा? तो मैं कहूँगा ये बात बिल्कुल सही होगी। इसलिए इसको मल्टी डायरेक्शनल कहा जाता है। इसलिए प्लांट के अंदर जो फ्लो होता है, जो मूवमेंट होती है, वो चीज़ें मल्टी डायरेक्शनल होती है। यहाँ पे अगर आपको एक वर्ड इंपॉर्टेंट याद कराऊं, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, याद आया आपको बेटा ये वर्ड, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन? ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन हम कब कहते हैं और क्यों कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन वो स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन द प्लांट जो काम क्या करते हैं, जो आपको किसी अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव करने में मदद करते हैं। तो जो ये जमीन के नीचे मिलते हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो यूजुअली स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, इनको ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल राइजोम, एग्जाम्पल कॉर्म्स। ये क्या काम करते हैं? ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करते हैं। ये फूड स्टोर करके रखेंगे
जब ऊपर की ज़रूरत ऊपर अलग अलग कारणों की वजह से ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी, तब ये काम करना शुरू करता है। इतना है। अब देखो आगे। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, अभी समझाया। The mineral nutrients are taken up by the roots and transported upwards into the stems, leaves, and all the growing regions. When any plant part, कोई भी प्लांट का पार्ट undergoes senescence, अगर किसी भी प्लांट के पार्ट में सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस मतलब आप ऐसा समझो कि प्लांट एक नॉर्मल है। आपने सेनेसेंस पढ़ लिया है, बट मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ कि प्लांट का एक, बेटा हम प्लांट समझते हैं कि जैसे हमारे सामने एक प्लांट है, तो आप एक ना घर के बाहर निकल के देखिए, एक प्लांट को देखिए कि एकदम नॉर्मल है, ग्रीन प्लांट है, उसकी बाकी लीव्स भी ग्रीन है वहां पे, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ लीव्स होंगी, कुछ, सब नहीं, कुछ लीव्स ना ब्राउन होके, डार्क ब्राउन होके, खराब होके, मतलब श्रिबल हो गई हैं, ऐसा हो गया जैसे वो गिरने वाली है, झड़ने वाली है। यानी उस चीज को हम सेनेसेंस कहते हैं, और सेनेसेंस को हम सबसे हिंदी में कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा यानी गेटिंग ओल्ड। तो जब यहां पे सेनेसेंस की बात हो रही है, तो इस गेटिंग ओल्ड की बात हो रही है। अब आप ये दिमाग लगाओ कि जो प्लांट था यार, उसने ना जमीन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स उठाए, ये स्टेटमेंट सही। अब प्लांट ने बड़ी मेहनत करी और जमीन से ना मिनरल न्यूट्रिएंट्स उठाए, और जब जमीन से वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट लेता है, तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स का पार्ट बन जाता है। तो इतनी मेहनत से मिनरल न्यूट्रिएंट्स लिया, और वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जाके एक लीफ का पार्ट बन गए। अब क्या हुआ कि वो प्लांट का जो लीफ है, वो लीफ अब टूट के गिर जाएगा, क्योंकि अब लीफ बूढ़ा हो गया। तो लीफ में जितने न्यूट्रिएंट्स थे, अगर वो लीफ के अंदर ही रहते हैं और प्लांट अपनी लीफ फेंक देता है, तो इतना जो मेहनत प्लांट ने करी, बेटा उस मेहनत का हम कुछ करेंगे, वो वेस्ट हो जाएगी ना। यहाँ पे ये वाली बात समझने वाली आती है कि जब आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस प्लांट के अंदर जब इतनी मेहनत से मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो किए गए थे अब एब्जॉर्ब, उनको रिटेन करके रखना है। तो जब भी प्लांट का कोई भी पार्ट सेनेसेंस में जाता है, तो वहां से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो निकाले जा सकते हैं ना, उसको निकाल लो। यानी व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अंडरगोस सेनेसेंस, nutrients may be withdrawn from such regions and moved to the growing parts। क्या आपको मेरी बात समझ आई? वहां से वो सामान निकाल के उनको दे दो, उन पार्ट्स ऑफ प्लांट को दे दो जो नए नए ग्रो कर रहे हैं। Hormones or plant growth regulators and other chemical signals are also transported, though in very small amounts, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other plants। कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट में खाने पीने के अलावा हार्मोन्स और जैसे जिनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। समटाइम्स बात प्राइमरी है, जिस बात पे फोकस करना है, समटाइम्स, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर। पोलराइज्ड मैनर मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक वापस नहीं आएंगे, नो, वो एक इस तरीके से जहाँ पे बन रहे हैं और जहाँ पहुंचना चाहते हैं, पोलराइज्ड मैनर। In a strictly, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner, जहां से बने थे, from where they are synthesized to other parts। Hence in a flowering plant there is a complex traffic of compounds, but probably moving very orderly। प्लांट में कोई चीज यहाँ जा रही है, कोई चीज इधर जा रही है, कोई चीज बाहर एक सेल से दूसरे का जा रही है, इधर से इधर, अलग अलग मूवमेंट्स, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो रही है। हर टाइम, हर मोमेंट पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मूवमेंट्स होती जा रही है, लेकिन बहुत ही तमीज से जा रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है। हर ऑर्गन को वो पहुंच रहा है जो उसको पहुंचना चाहिए, जहां से आना चाहिए, मतलब सही तरीके से जो चीज जहां से आनी चाहिए वो सब आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। समझ पाए? तो ये था चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि ट्रांसपोर्ट क्या क्या है। तो मैं अभी तक आपने ये समझा कि ट्रांसपोर्ट आपके पास सब्सटेंसेस का हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आप लॉन्ग डिस्टेंस भी देख सकते हो, जब प्लांट के अंदर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस देखना है, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम इन्वॉल्व है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल करता है, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल करता है। स्मॉल डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो, तो स्मॉल डिस्टेंस के अंदर बेटा आपके पास सेल टू सेल हो सकता है, सेल में इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलग अलग सब्सटेंसेस का होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलग अलग सब्सटेंसेस का होता है। ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, कैसे होता है, और तरीके क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, मैकेनिज्म्स क्या हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तरीके, मैकेनिज्म, उन सब की बात करेंगे
तो आओ सबसे पहले हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें हमें स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट समझाती हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में कौन कौन से तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों होता है डिफ्यूजन, आओ देखते हैं। द मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। डिफ्यूजन से मूवमेंट पैसिव होती है and may be from one part of the cell to another part, from cell to cell, or over short distances, say from intercellular spaces of the leaf to the outside. सिंपल कहने का मतलब है डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहली बात पैसिव है और हमेशा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पर ये है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, दैट मीन्स इट कैन बी इंट्रा सेल्यूलर ऑल्सो, and from cell to cell, that means intercellular, intracellular सेल के अंदर, intercellular दो सेल के बीच में। इस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस चल सकता है, हम कह सकते हैं। एंड फ्रॉम intercellular spaces of the leaf to the outside, ये भी हो सकता है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन के दौरान कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं चलता। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस in diffusion, molecules move in a random fashion. बेटा आपने ना एक वर्ड पक्का सुना होगा जिस चीज को हम लोग टर्म करते हैं, यहाँ पे इस बार मैं इसको डिलीट कर दूं फिर समझाता हूँ आपको। एक प्रोसेस बेटा आपने पक्का सुना होगा जिसको हम टर्म करते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है एग्जैक्टली, ये देखो। ब्राउनियन मोशन को बेटा जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट को हम लोग ब्राउनियन मोशन टर्म करते हैं, इतना हम लोगों को आता है। तो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर, जो बात देखने और समझने वाली ये है कि इस केस के अंदर ब्राउनियन मोशन डिफ्यूजन में होता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद देयर इज अ नेट मूवमेंट। अगर बेटा मैं एक गिलास पानी लेता हूँ और उस पानी में हमेशा ब्राउनिंग मूवमेंट चलेगी, लेकिन अब कंडीशन क्या हो रही है कि मैं जब दो अलग अलग चेम्बर्स को, दो अलग अलग ग्लास ऑफ वाटर को ज्वाइन कर दे रहा हूँ जिसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसकी वजह से कंडीशन क्या होती है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से हम लोग ये टर्म कर सकते हैं मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या ये वाली बात आप समझ सकते हो? मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इस तरीके से, यानी वहां पर नेट मूवमेंट हो रही है। क्या हो रहा है? नेट मूवमेंट वहां पर हो रही है। ये तो आप लोग बात समझ गए। अब देखो ये कहते हैं कि नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस इन डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल मूव्स इन अ रैंडम फैशन, ओके, द नेट रिजल्ट बीइंग the substances moving from regions of high concentration to the regions of lower concentration. बोलो ये बात क्लियर हुई? Yes. Diffusion is a slow process and it is not dependent on a living system. क्या ये वाली बात आपको समझ आई? बेटा डिफ्यूजन पहली बात एक बहुत स्लो प्रोसेस है और दूसरा वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर डिफ्यूजन कहीं हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ डिफ्यूजन हो रहा है वो एरिया आपका लिविंग ही हो। दैट मीन्स वेर एवर द डिफ्यूजन इज हैपनिंग, जहाँ पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, क्या एक ऐसा, अगर मैं सेंटेंस को रिफ्रेम करता हूँ कि डिफ्यूजन क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट कहना टोटली गलत होगा। ठीक है, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी डिफ्यूजन हो सकता है। ओके, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। जहाँ पे सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है ना बेटा, जैसे ब्राउनियन मोशन जहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन इस तरीके से होगा, तो ऑब्वियस है कि गैसेस के अंदर और लिक्विड्स में होगा। बट आपको मालूम होना चाहिए डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। पॉइंट इज, फोकस करो, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स, उनमें तो मिल सकती है, लेकिन डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, किसी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन भी हमें मिलती है, एंड यहाँ पे कहते हैं ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। इस सेंटेंस को जरा समझाता हूँ, मेरी बात सबसे पहले ध्यान से समझना। एक सॉलिड मटेरियल, दो सॉलिड मटेरियल आपस में इस तरीके से हमने जोड़ के रखे हैं, क्या दोनों में आपस में डिफ्यूजन हो सकती है? तो इसका चांस बहुत कम है।
यानी दो सॉलिड मटेरियल्स जो इस तरीके से चिपक के बैठे हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा हाँ पॉसिबल है, लेकिन बहुत 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 मुश्किल से, या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा वक्त लेगा, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलता। समझ गए? लेकिन अगर एक सॉलिड है, उसमें किसी इस सॉलिड के अंदर, ये जैसे आप कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर किसी और चीज की डिफ्यूजन, यानी इनसाइड अ सॉलिड डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स एक सॉलिड के मीडियम के अंदर घुस जाए, क्या वो वाली बात पॉसिबल? तो आप कहेंगे 100% पॉसिबल है। ये तो बोले डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन रादर देन ऑफ सॉलिड, सॉलिड की डिफ्यूजन इज मोर लाइकली। समझे? दो सॉलिड की पार्टिकल्स की मूवमेंट होने की ये चांसेस जरा कम होते हैं, लेकिन एक सॉलिड में लिक्विड के पार्टिकल डिफ्यूज इन होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। Diffusion is very important to plants since it is the only means for gases exchange within the plant body. प्लांट के अंदर डिफ्यूजन बहुत जरूरी है। क्यों? आपने सांस लिया और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी में फैल गया। अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता है। तो बेटा अगर प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो प्लांट के अंदर जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिफ्यूजन रेट किस किस बात से अफेक्टेड होते हैं? डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 4 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा फोकस करना बेटा। डिफ्यूजन की डिपेंडेंसी बता रखी है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, तीसरा टेम्परेचर एंड चौथा प्रेशर। यानी आपके पास डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है तो ये आपके पास 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं जो उस डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से एक सेल है और ये दूसरा। अब एक सेल से सामान दूसरे सेल में जाना है तो ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले एनसीईआरटी कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन समझ लो, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस तरीके से मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और किस बात पे डिपेंड करता है? कि जब डिफ्यूज होकर इस मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, इस मेम्ब्रेन से अंदर निकलेगा, तो यानी इस मेम्ब्रेन, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, इसकी परमिएबिलिटी यानी क्या वो सामान जो डिफ्यूज आउट हो रहा है, यहाँ से डिफ्यूज आउट हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूज इन हो रहा है, तो क्या ये सामान का मूवमेंट यहाँ पे कितना आसानी से हो पा रहा है? ये मेरी बात समझने वाली है। और इसके अलावा टेम्परेचर, बेटा क्या आप टेम्परेचर पे डिफ्यूजन को डिपेंड करवा सकते हो? तो मैं कहूँगा 100%। क्यों? मैंने कहा डिफ्यूजन इफेक्टिवली ब्राउनियन मोशन है, बट उसका एक नेट मूवमेंट होता है। ब्राउनियन मोशन यानी रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आप किसी एरिया में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा उनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी जो एनर्जी होती है ना बेटा वो इम्प्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर जाने से पार्टिकल्स जो उस मीडियम के होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो ब्राउनियन मोशन का जो चांस होता है या स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, तो नेट जो मूवमेंट होती है वो भी इन्हांस हो जाती है। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो डिफ्यूजन भी इम्प्रूव हो जाती है। और प्रेशर, क्या? प्रेशर। अब ये प्रेशर डिफ्यूजन को कैसे अफेक्ट करता है ये वाली बात मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। जब हम डिफ्यूजन के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट जब बेटा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तब मैं आपको ये प्रेशर वाली कहानी करवाऊंगा। यहाँ तक आप समझ गए? तो अब आओ, डिफ्यूजन फिनिश कर चुके हैं, डिफ्यूजन से रिलेटेड हमारे पास नोट्स में क्या लिखा है सारा का सारा पढ़ डालते हैं। ट्रांसपोर्ट कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये बात ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंसेस डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है, और इसके साथ साथ फैसिलिटेटेड इसके माध्यम से भी हो सकता है, एक्टिव, पैसिव एंड तीसरा फैसिलिटेटेड। लॉन्ग डिस्टेंस बेटा, जिस लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग ट्रांसलोकेशन टर्म करते हैं वो जाइलम फ्लोएम के थ्रू होता है, समझते हैं। जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम के थ्रू मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं। डिफ्यूजन क्वालिटीज, क्या ये पैसिव है? यस, इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। क्या ये शॉर्ट डिस्टेंस में इन्वॉल्व है? यस। क्या एनर्जी यूज नहीं है? ओके। अ लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यस। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ के पास अगर लिखा होता है ना बेटा अ लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं अ लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
ओके, क्या ये किसी चीज़ से अफेक्टेड होता है? यस, इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओ, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों? जस्ट अभी कंसेप्ट समझाया। प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ, डिफ्यूजन बढ़ जाता है। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू जितनी मतलब जिस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है ना, अगर वो मेम्ब्रेन मोटी हो तो उससे डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। देखो ना बेटा, डिफ्यूजन एक मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन ये भी तो समझो कि मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम कर रही है। वो मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा मोटा होगा, डिफ्यूजन वहाँ से होना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात क्लियर हो भाई आपको? गुड। नेक्स्ट है वर्ड डिफ्यूजन प्रेशर। यहाँ पे ये वाला कंटेंट, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी नहीं। यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस की आइडिया दे रहा हूँ। ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली बात करता है मूवमेंट ऑफ वाटर या डिफ्यूजन ऑफ वाटर। इसकी भी डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स में आएगा। अभी के लिए मेम्ब्रेन्स का आइडिया देता हूँ बेटा। जिन मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है वो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो ये हम बात करते हैं बेसिक डिफ्यूजन की। यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है मैंने आपको ये बता दिया। मेम्ब्रेन जितना मोटा होगा, ठीक है, उस बात पे। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। बेटा ये तीनों वर्ड्स आपने गारंटीड पहले पढ़े होंगे। क्या है इन तीनों वर्ड्स का मतलब, ये अभी के लिए तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं बाद में करवाऊंगा। अभी के लिए हमें स्टार्ट करना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ताकि हम बेसिक्स को निपटा सकें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो आओ पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्या। कहता है देखो, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, a gradient must already be present for diffusion to occur। सबसे सिंपल बात है, ये पूरी पूरी कहानी एक सेकंड में समझाता हूँ। देखो क्या है कि आपको करना है डिफ्यूजन। देखो बेटा यार, लंबे चक्रों की जगह सीधा समझाता हूँ। पुत्र तुम्हें करना है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन तो होगा। ये बात तो तुम्हें समझ आती है कि डिफ्यूजन आपको एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस करना है। एक मेम्ब्रेन है, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ सामान लाना है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इस बात में तो अपने को कोई दोहराई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। डिफ्यूजन एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। तो अब ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, इस मेम्ब्रेन के साथ की क्वालिटी आप जरा समझो। ऐसा है कि जो ये मेम्ब्रेन है, अगर आप किसी सेल में देखते हो तो ये बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी हुई है? ये मेम्ब्रेन बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की। कोई भी सेल उठा लो, ये मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड्स की। तो अब क्या होता है कि यहाँ से सामान यहाँ से इधर तक जाने लगता है। तो जो इस सामान है, ये मैं कह रहा हूँ सामान, ये है क्या? दिस सामान विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स ये सॉल्यूशन है, यानी किसी चीज़ का घोल है। घोल यानी आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अब प्रॉब्लम मालूम क्या है बेटा, सॉल्वेंट जो है अक्सर चीज़ों का, ये जो सॉल्वेंट है ये है वाटर, और सॉल्यूट अलग अलग भी हो सकता है। समझ लो सॉल्वेंट वाटर है, तो जो सॉल्यूट होगा वो पोलर नेचर का होगा बेटा। पोलर नेचर मतलब जिसके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। पार्ट को हम लोग वर्ड देते हैं मोइटी, इसके पास हाइड्रोफिलिक मोइटी होगी। तो ये सामान, ये जिसके अंदर पोलर सॉल्यूट एंड पोलर ये सॉल्वेंट, ये वाटर, ये सामान एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि भैया ये फॉस्फोलिपिड का बना है। और याद रखना, तेल और पानी की तो आपस में कभी बनती है? कभी नहीं बनती। तेल और पानी की आपस में कभी भी नहीं बनती। तो ये सामान जब यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो भैया आएगी दिक्कत। तो यहाँ से देखिए ना, इस एरिया से सामान नहीं जा सकता, तो यानी डिफ्यूजन नॉर्मली नहीं हो सकती। तो मुझे अब आपको डिफ्यूजन करानी है। डिफ्यूजन करानी है तो यानी मुझे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग करानी है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कराना है। मुझे एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करना, और मेम्ब्रेन के थ्रू करानी है, बट मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही। तो मैं स्पेशल एरियाज विद इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल एरियाज को चूज करता हूँ, और इन स्पेशल एरियाज को मैं क्या टर्म करता हूँ? चैनल्स टर्म कर देता हूँ। क्या टर्म कर देता हूँ? चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स। क्या टर्म करता हूँ? चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स। तो बेटा ये चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से हैं कि मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बैठा है। वो कहता है कि तुम पानी और ये वाली चीज़ें यहाँ से तो नहीं जा सकती, बट इनसे होके ज़रूर जा सकती है।
तो ये चैनल्स, ये प्रोटीन्स और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, अपने अंदर से एक रास्ता खोलती हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये वाली डिफ्यूजन, जहाँ पे डिफ्यूजन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को हम लोग टर्म करते हैं बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोलो बात क्लियर हुई? तो क्या हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? अगर सिंपल शब्दों में कहा जाएगा, एक ऐसे किस्म का डिफ्यूजन है जिसमें चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक भेजा जा रहा है, और एक जगह से जब उठा के दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो कुछ इस तरीके से गेम चलाई जा रही है कि यहाँ पे एक स्पेशल मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साथ पूरी की पूरी अगर आप कहानी देखो तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये यहाँ से नई चीज़ें जा रही हैं, इस स्पेशल प्रोटीन के थ्रू होके पास होके जा रही है, इस स्पेशल प्रोटीन के थ्रू पास होके जा रही है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमने इसको टर्म कर दिया, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इंग्लिश में अगर इसका मतलब समझाऊं तो फैसिलिटेटेड समझो, फैसिलिटेटेड जिसको जो आसान कर दिया गया, फैसिलिटेट किया गया, फैसिलिटेट यानी किसी और के, किसी एक पर्टिकुलर माध्यम से, अगर मैंने कुछ ठीक लिखा हिंदी, आई एम नॉट श्योर, किसी माध्यम से, किसी मीडियम से, समझ गए? तो ये बेटा ये फैसिलिटेटेड हो। फैसिलिटेटेड की क्या कहानी है, इसके अंदर पोरेंस क्या होते हैं, इसमें एंटीपोड सिम्पोड क्या होते हैं, ये सारी की सारी कहानी हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए यहाँ का लेक्चर फिनिश ऑफ करते हैं। इस टॉपिक को अभी हम बिना एनसीईआरटी पढ़े यहीं पर फिनिश ऑफ करते हैं, क्योंकि मुझे फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में साथ पढ़ाना है और इनका मुझे टॉपिक पूरा कंपेयर भी करना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ा, समझा, बेसिक था, बहुत ही बेसिक लेक्चर था, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है पूरी की पूरी कहानी कैसे खींची जाएगी। आज के लिए इतना ही। खूब खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड, फूटते रहो बेटा।